25 तक हमने सॉल्व कर लिया था, अब 26 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगला सवाल है, दो इलेक्ट्रोड के बीच की न्यूनतम दूरी कितना से कम नहीं होना चाहिए। दो इलेक्ट्रोड, ठीक है, उसमें जो डिस्टेंस होगी वो इलेक्ट्रोड की लंबाई के 2 गुना से कम नहीं होना चाहिए। ये 3 गुना इन्होंने कर रखा है, 2 गुना होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से कंट्रोलिंग डिवाइस कौन सा है। कंट्रोलिंग डिवाइस यानी स्विच जो होते हैं वो कंट्रोलिंग डिवाइस है। कोई भी इक्विपमेंट या बल्ब जैसे या कोई भी लोड के साथ उसको कनेक्ट करते हैं सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए, इस प्रकार से वो क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो ये कंट्रोलिंग डिवाइस है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी हानियां हैं जो किसी व्यक्ति को बिजली के झटके लगने से हो सकती है। तो बिजली के झटके अगर कोई व्यक्ति को लगता है तो ये तो डिपेंड करता है कि कितना जो धारा है वो उनके शरीर से होकर प्रवाहित हो रही है, कितने समय तक के लिए प्रवाहित हो रही है, इस पर भी निर्भर करता है। तो अगर उनको बिजली के झटके लगते हैं तो अगर कम मात्रा में लगती है कम समय के लिए तो मामूली से जख्म हो सकता है, झंझनाहट हो सकती है, या फिर इसके अलावा अगर अधिक समय तक लगता है अधिक मात्रा में तो उसके मांसपेशियां संकुचित हो सकते हैं, छाले पड़ सकते हैं या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो होती है, सारी हानियां हो सकती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है। तो व्यावसायिक सुरक्षा जो होती है, जैसे वर्कशॉप में कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो वो उसकी अपनी सुरक्षा जो हो जाएगी व्यावसायिक सुरक्षा हो जाएगी, और साथ ही मशीन की सुरक्षा, कार्य की सुरक्षा, ये सारी सुरक्षा जो होती है व्यावसायिक सुरक्षा का प्रकार है। लेकिन सड़क सुरक्षा जो है वो व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड के प्रतिरोध में प्रति ओम परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो प्रति डिग्री सेंटीग्रेड प्रतिरोध में अगर प्रति ओम चेंज हो रहा है, ठीक है, कोई भी कंडक्टर है जिसमें तापमान में वृद्धि पर क्या होता है, रेजिस्टेंस का भी मान बढ़ता है, चाहे वो पीटी हो एनटीसी हो, तो परिवर्तन होता है उसके रेजिस्टेंस पे, या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। तो अगर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में प्रति ओम अगर परिवर्तन हो रहा है तो इसको प्रतिरोध का ताप गुना यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट इसको कहा जाता है। अगला सवाल है, परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से निम्नलिखित में से क्या बनती है। तो अगर सर्किट में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है तो उसे विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, पावर फैक्टर के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। पावर फैक्टर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो वास्तविक पावर अपॉन आभासी पावर होता है। ठीक है, रियल अपॉन अपरेंट, या फिर इस तरह से भी आप इसका फॉर्मूला से निकाल सकते हैं आर अपॉन जेड से। तो चूंकि ये ऑप्शन में दिया हुआ है तो बिल्कुल सही जवाब दिया है। पावर फैक्टर के अनुपात को इस प्रकार से परिभाषित यानी डिफाइन कर सकते हैं, वास्तविक पावर अपॉन आभासी पावर। अगला सवाल है, फ्यूजिंग फैक्टर है तो फ्यूजिंग फैक्टर जो होती है वो न्यूनतम फ्यूजिंग धारा अपॉन अंकित फ्यूजिंग धारा दोनों का अनुपात होता है। अगला सवाल है, बेंच वाइज का आकार व्यक्त किया जाता है। जो ट्रेड टूल्स होते हैं उनका भी आकार जो होता है अलग अलग, जो जैसे कि आप लोग का प्लायर हो गया, अलग अलग टूल्स होते हैं, इनका जो साइज होता है वो डिफाइन किया जाता है। जैसे हैमर भी हो गया, उनके आकार और साइज पे व्यक्त किया जाता है। उसी प्रकार ये बेंच वाइज जो उसका आकार किस प्रकार व्यक्त किया जाता है, तो उसकी जो साइज होती है जबड़ों की चौड़ाई से होती है, जिसपे क्या करते हैं कि जबड़ों में जो जॉब बनाना होता है उसको होल्ड किया जाता है, उसी पे ये इसका साइज जो है व्यक्त किया जाता है जबड़ों की चौड़ाई से। अगला सवाल है, भारतीय विद्युत अधिनियम के अनुसार प्रत्येक उप परिपथ में रिक्त स्थान है से अधिक लोड संयोजित नहीं होना चाहिए। तो भारतीय विद्युत अधिनियम जो है रिकमेंड करती है कि जितने भी सब सर्किट में है ये होती है कि अगर लाइटिंग और फैन के लिए जो होती है उप परिपथ सब सर्किट, उसमें 800 वाट से अधिक लोड नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही बात अगर पावर के लिए करें कि पावर सब सर्किट जो होगी उसमें 3000 से अधिक वाट का लोड नहीं लगाना चाहिए। अगला सवाल है, भारतीय विद्युत नियमानुसार कितने भार से ऊपर के लिए भवन में अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर लगाया जाना अनिवार्य है। तो भारतीय विद्युत नियमानुसार अगर कोई भी भवन, ठीक है, इंडस्ट्रीज भी हो सकती है, तो उसमें क्या है कि अगर उसका जो लोड है वो 5 किलो वाट से अधिक है
तो उसमें क्या करना चाहिए कि जो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होती है ELCB, उसको लगाया जाना अनिवार्य होता है। ठीक है, अगला सवाल है मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति नहीं होती है। तो मानव शरीर से अगर 5 मिली एम्पियर से कम भी अगर धारा प्रवाहित हो रही है कम समय के लिए, तो उसमें थोड़ी झंझनाहट होती है। ठीक है, और अगर 1 मिली एम्पियर से कम हो तो वो जो धारा का परिमाण होता है, तो अगर वो मनुष्य के शरीर से गुजर रही है, क्रॉस कर रही है, तब उसको कुछ फील नहीं होता है। ठीक है, उससे अधिक थोड़ा अगर जाएगा तो लगेगा चींटी ने काटा या फिर झंझनाहट होगी। ठीक है, 1 से 40 मिली एम्पियर नहीं होगी। 1 से 40 मिली एम्पियर होगी तो अगर 50 मिली एम्पियर में तो इंसान की मौत ही हो जाती है। 20 से ज़्यादा अगर होती है तो उसकी मांसपेशियाँ जो होती हैं संकुचित होने लगती है, उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ठीक है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। तो इसमें अगर अधिक समय तक 20 मिली एम्पियर से अगर ज़्यादा हो गया, 9 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, इस टाइप से अगर ज़्यादा समय के लिए हो गया तो इंसान की मौत भी हो सकती है। समय पर भी निर्भर करता है। अगला सवाल है मापन के लिए निम्न में से किस उपकरण को एक समान संयोजित करना चाहिए। तो मेजरिंग के लिए जो वोल्ट मीटर होती है और फ्रीक्वेंसी मीटर होती है उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो होती है वोल्ट मीटर और फ्रीक्वेंसी मीटर को एक समान संयोजित करना चाहिए, यानी पैरेलली। अगला सवाल है यदि ट्रांसफार्मर की आवृत्ति घटा दिया जाए तो उसके लौह क्षति क्या होगी। ट्रांसफार्मर है तो उसकी अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी को घटा दिया जाता है तो उसका जो आयरन लॉस होगा वो क्या होगा, आयरन लॉस घटेगा या बढ़ेगा। तो देखो इसका सिंपली इसके फॉर्मूला पर जाएंगे जो आयरन लॉस होती है। ठीक है, तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लॉस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फ्रीक्वेंसी अगर घट रहा है तो यानी लॉस भी घटेगी। ठीक है, अगला सवाल है वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर के किस अंग पर होना चाहिए। तो वर्कशॉप है, वहाँ पे कोई व्यक्ति भार उठा रहा है तो इसमें ये बताया जाता है कि अधिकतम भार जो होता है शरीर के पैर जो होती है उस पर होना चाहिए ताकि वो बैलेंस बना रहे। ठीक है, और जो व्यक्ति है उसको चोट ना लगे। अदरवाइज जैसे अगर हाथों में अधिक भार ले लिया तो इस वजह से उसको इंजरीज हो सकती है। लेकिन बैलेंस बनाने के लिए अधिकतम भार जो होगा वो पैरों पर होना चाहिए। अगला सवाल है विद्युत उपकरणों में स्पार्किंग का कारण क्या हो सकता है। स्पार्क होती है तो स्पार्किंग का रीज़न क्या है। स्पार्किंग होते रहने से क्या होगा, हो सकता है आग भी लग सकती है। तो स्पार्किंग का मेन रीज़न जो होता है वो लूज कनेक्शन होता है। इसीलिए सभी प्रैक्टिकल में ये ज़रूर सावधानी में बताया जाता है सेफ्टी प्रिकॉशन में कि जो कनेक्शंस होते हैं वो आप टाइटली करें, लूज कभी ना करें। ठीक है, तो इसका मेनली रीज़न होता है ढीला कनेक्शन। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है। विद्युत ऊर्जा, ठीक है, व्यावसायिक इकाई होती है किलोवाट घंटा। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है विद्युत एसेसरीज का प्रयोग वायरिंग इंस्टॉलेशन में होता है, इनका वर्गीकरण उनके प्रयोग के आधार पर होता है। एसेसरीज के किस वर्ग में सीलिंग रोज आता है। तो एसेसरीज के सामान्य एसेसरीज में सीलिंग रोज जो होती है जहाँ से सीलिंग फैन को कनेक्ट किया जाता है उसको रखा जाता है। अगला सवाल है विद्युत की एक यूनिट किसके बराबर होती है। विद्युत की एक यूनिट जो होती है 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। ठीक है, अगला सवाल है विद्युत गतिज यानी कि इलेक्ट्रोडायनेमिक यंत्र से जुड़ी एक हानि यह है कि इलेक्ट्रोडायनेमिक यंत्र जो होती है विद्युत गतिज की उसमें पावर कंजम्पशन अधिक होता है और साथ ही जो उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है उसकी जो सीमा होती है वो लो यानी निम्न होती है। तो इसमें ये हानि होती है। अगला सवाल है विद्युत परिपथ में लैंप संयोजित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली इंडिकेटिंग डिवाइस क्या कहलाते हैं। जो विद्युत परिपथ होता है लैंप को कनेक्ट करने के लिए सिंपली लैंप होल्डर का उपयोग किया जाता है। लैंप होल्डर में लैंप को कनेक्ट करके उसको उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है शक्ति की इकाई क्या है। शक्ति की इकाई जो होती है वो किलो वाट होती है। ठीक है, शक्ति यानी कार्य करने की दर, उसकी इकाई होती है किलो वाट, वाट घंटा नहीं होती है। अगला सवाल है श्रेणी आरसी परिपथ में वोल्टता धारा से पीछे चलती है। सीरीज आरसी सर्किट है
तो आरसी सर्किट में क्या होता है, सीरीज में एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर सीरीज में लगे होते हैं। इसमें जो वोल्टेज होती है वो धारा से पीछे चलती है, यानी करंट जो होती है वो लीड करती है और वोल्टेज जो होती है वो लैग करती है। इस तरह ये क्या होती है, 0 से 90 डिग्री के बीच होती है। ठीक है, अगला सवाल है, श्रेणी आरएल परिपथ में वोल्टता धारा से आगे चलती है। सीरीज आरएल यानी एक रजिस्टर और एक इंडिकेटर जो होगा, सॉरी इंडक्टर होगा, ये दोनों क्या होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है। तो इंडक्टर और ये जो रजिस्टर है सीरीज में कनेक्ट होता है, इसमें जो करंट होती है वो लैग करती है और वोल्टेज लीड करती है, यानी वोल्टेज धारा से आगे चलती है। तो इस तरह से क्या होता है कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता है ये करंट और वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट 50वां क्वेश्चन है, सर्किट ब्रेकर कब संचालित होता है, यानी सर्किट ब्रेकर कब चालू होता है। तो जितने भी सर्किट ब्रेकर है, जब लाइन में कोई फॉल्ट होता है या ओवर लीकेज करंट होता है, तो उस केस में क्या होता है कि सर्किट ब्रेकर संचालित होता है, प्रचालित होता है, और वो क्या होती है कि सर्किट वो ट्रिप कर जाती है सर्किट को ओवरलोड से होने वाली क्षति से, ओवरलोड करंट जो होती है, लीकेज करंट जो होती है, इस सारे सबसे जो दुर्घटना होती है उससे ये बचा लेती है, इसको सुरक्षित कर लेती है। ये होती है सर्किट ब्रेकर, और वो संचालित होती है जब लाइन में कोई फॉल्ट या दोष उत्पन्न होता है तब। ठीक है, ये थी 50 क्वेश्चन। अब बताइए कि इसमें कोई सवाल, कोई डाउट। आई थिंक सबको सब समझ आ गया। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट। नो मैम। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आज ये 35वां टेस्ट सीरीज का सोल्यूशन। यस मैम। इसके बाद आप लोगों का मॉक टेस्ट होगा 5। ठीक है, उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। ओके, धन्यवाद।